नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है गरीबी का कहर और इस कहानी के 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये 7वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, 7वें पार्ट को शुरू करते हैं। काकी, बसंती का ब्याह कब करोगी? एक ठंडी सांस भरकर रत्ना चुप हो गई। क्या हुआ काकी? रुपये पैसे की दिक्कत है तो हम माई से कहकर दिलवा देंगे। नहीं नहीं बिटिया, रुपये पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। जब भी उससे ब्याह की बात करती हूँ तो काट खाने को आती है। कहती है हवेली छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। भला अब उसे कौन समझाए कि ब्याह के बाद लड़की को सासरे तो जाना पड़ता है। तुम हो तो उससे छोटी, कभी उसको बैठकर समझाना, शायद तुम्हारी बात समझ में आ जाए। तुम्हारी नज़र में कोई छोरा हो तो हमें बताना। ठीक है काकी, मैं बसंती से बात भी जरूर करूंगी और कोई लड़का होगा तो जरूर बताऊंगी। कहकर धनो चुप हो गई। राज सिंह और बसंती के बीच जिस तरह का रिश्ता था वो उससे छुपा नहीं था। उसे आज भी वो दिन भुलाए नहीं भूलता। रत्ना छत पर पापड़ सुखाने के लिए रख कर गई। किसी काम से हवेली के बाहर गई हुई थी। आसमान में बादल घिराए थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू होने लगी थी। माई बसंती को आवाज़ लगा रही थी, पर उसका कहीं कोई अता पता नहीं था। उनकी आवाज़ सुनकर वो उनके कमरे में आई। क्या हुआ माई? कुछ काम है तो हमको बोल दो। भगवान जाने ये बसंती कहाँ चली गई है। रत्ना उसको हमारे पास बैठा कर गई थी कि किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हमें पकड़ा देगी। हमारी जरा सी आंख लगी, वो गायब हो गई। अब कितनी देर से आवाज़ें लगा रही हूँ पर कोई जवाब ही नहीं दे रही। रत्ना छत पर पापड़ सुखाने के लिए रख कर गई थी। उसे वही उठाने के लिए बुला रही थी। पता नहीं कानों में रुई डालकर बैठ गई है या अफीम चाट ली है। धन्नो, जरा छत से पापड़ तो उठा कर ले आ। पानी पड़ गया तो सारे खराब हो जाएंगे। माई आप चिंता ना करें, पापड़ मैं उठा कर ले आती हूँ। कहकर वो कमरे से बाहर निकलकर छत पर पापड़ उठाने के लिए चली गई। जैसे ही वो छत पर पहुंची, छत का दरवाज़ा भिड़ा हुआ था। जैसे ही दरवाज़ा खोला, राज सिंह ने बसंती को अपनी बाहों में के घेरे में लिया हुआ था। उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर उसके आगे बढ़ते हुए कदम वहीं रुक गए। वो बसंती को आवाज़ लगाना चाहती थी, पर उसकी आवाज़ गले में ही घुट कर रह गई। बसंती राज सिंह की बाहों में खिलखिलाकर हंस रही थी। उसे उस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके मुंह पर कसकर तमाचा मार दिया हो। राज सिंह और बसंती को लेकर उसे जो शक था, आज उसकी सच्चाई सबूत के साथ उसकी आंखों के सामने थी। धन्नो आगे ना बढ़कर वहीं से वापस लौटने लगी और घबराहट में उसका पैर दरवाजे की चौखट पर जा लगा और दर्द के कारण उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी चीख की आवाज़ सुनकर राज सिंह और बसंती पलट कर उसकी तरफ देखने लगे। सामने धन्नो को खड़ा देखकर राज सिंह बेशर्मी से हंसने लगा। उसी समय बसंती हंसते हुए राज सिंह की पकड़ से छूटकर वहां से भागने लगी। हमें पकड़कर तो दिखाओ। इससे पहले कि वो कुछ कहती, राज सिंह बसंती के सामने ही उसे भी पकड़कर अपने गले लगाने लगा और बेशर्मी से हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, आदमी को कैसे खुश रखते हैं, तू बसंती से सीख। एक नौकरानी के सामने अपनी ब्याहता पत्नी का अपमान करते हुए उसे जरा सी भी शर्म नहीं आई। रोते हुए धनो उससे अपना हाथ छुड़ाकर नीचे भाग आई और आते ही खुद को कमरे में बंद कर लिया। रात के भोजन के समय धन्नो को ना देखकर शकुंतला ने रत्ना को बुलाकर लाने के लिए कहा। धन्नो पलंग पर औंधे मुंह लेट रही थी और रो रही थी। रत्ना को अपने पास खड़ा देख धन्नो उठकर बैठ गई। उसके उतरे हुए मुंह को देखकर रत्ना ने धन्नो से पूछ ही लिया, क्या हुआ, भोजन करने नीचे क्यों नहीं आई? मालकिन भोजन के लिए बुला रही है। काकी, माई से कह दो हमारी तबीयत ठीक नहीं है। कहकर वो गुसल खाने में चली गई। रत्ना काफी देर तक उसका वहीं खड़ी इंतजार करती रही। जब वो बाहर नहीं निकली तो रत्ना वहां से चली गई। रत्ना को बिना धन्नो के साथ देख शकुंतला उससे पूछने लगी कि धन्नो कहाँ है? मालकिन, धन्नो बिटिया की तबीयत ठीक नहीं है तो वो आज भोजन नहीं करेगी। ये अचानक से उसकी तबीयत को क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तो अच्छी भली मेरे पास बैठी हुई थी। मालकिन,
हमें तो बिटिया ने यही कहा है। धन्नो के कमरे में दूध और फल रखने को कहकर शकुंतला भी भोजन करके अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह जब रत्ना धन्नो के कमरे में गई तो रात का रखा दूध और फल ज्यों के त्यों रखे हुए थे। धन्नो अभी भी बिस्तर पर चादर ओढ़कर लेटी हुई थी। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। कोई तो बात जरूर है, वरना धन्नो तो सुबह सवेरे उठकर रसोई घर में पहुंच जाती थी। क्या हुआ बिटिया, तबीयत तो ठीक है? कहते हुए रत्ना उसके माथे पर हाथ रख कर देखने लगी कि कहीं उसे ताप तो नहीं है। बड़ी मालकिन नीचे बुला रही है बिटिया, चल उठ जा। कहते हुए वो धन्नो को उठाने लगी। काकी, तुम जाओ, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। नहीं नहीं बिटिया, मालकिन साथ लिवाने के लिए कह रही थी। चलो उठ जाओ। बड़े मालिक और राज सिंह बाबू भी नीचे बैठक में बैठे हुए हैं। अपना मन महसूस कर धन्नो बिस्तर छोड़कर घुसल खाने में चली गई। रत्ना वहीं खड़ी उसका इंतजार करती रही। आधे घंटे के बाद रत्ना धन्नो को लेकर बैठक में आती है तो भूप सिंह और शकुंतला को वहां बैठे देखकर उन्हें प्रणाम करके एक तरफ खड़ी हो जाती है। धन्नो भूप सिंह और शकुंतला को प्रणाम करके दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई। भूप सिंह किसी बात पर राज सिंह से नाराज हो रहे थे। तुम्हें कितनी बार कहा है कि चुनाव नजदीक आने वाले हैं, अपनी हरकतों में सुधार लाओ। रामधन के छोरे नंदू से मारपीट करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? बाबूजी, हम कितनी बार हॉर्न बजाए, ससुरा अपनी भेड़ बकरियां हटाने को तैयार ही नहीं था। पूरा रास्ता उसने रोक रखा था, जैसे सड़क उसके बाप की हो। और आप काहे चिंता करते हो? आपके विरोध में खड़े होने की तो कोई सोच भी नहीं सकता। शकुंतला, इसके दिमाग में जरा ये बात बिठाओ कि जमाना बदल रहा है। तुम जानते हो, वो अपने बाप और गांव के और लोगों को लेकर पंचायत घर में गया था। माथा फटा हुआ था और बाजू में पट्टियां बंधी हुई थी। जैसे तैसे करके मामले को रफा दफा किया है। और वो कन्हैया लाल, जिसकी हमारे सामने बैठने की औकात नहीं है, आगे बढ़ बढ़ कर बोल रहा था और लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रहा था। उसकी इतनी हिम्मत कि हमारे बाबूजी के सामने अपना मुंह खोले। आप हुक्म दो बाबूजी, उसकी जबान ना खींच ली तो आपकी औलाद नहीं। तुमको समझ में आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं? कुछ दिनों तक अपने लठैतों को दंगा फसाद करने से रोको और किसी के साथ उलझने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता इस तरह की घटना दोबारा हो। अभी कुछ दिन हवेली के बाहर कदम नहीं निकालना। नई नई शादी हुई है, अपनी बीबी की तरफ भी ध्यान लगाओ। क्यों धन्नो बिटिया, हम सही कह रहे हैं ना? धन्नो भूप सिंह की बात सुनकर शर्मा गई। आंखें नीचे किए वो चुपचाप वहीं खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माई ने उसे इस वक्त यहाँ क्यों बुलाया है। तुम वहां काहे खड़ी हो? यहाँ आकर राज सिंह के पास बैठो। हम तो तुमको अभी एक साथ बैठे देखे ही नहीं है। धन्नो मन ही मन सोच रही थी। जब से वो ब्याह करके हवेली में आई है, उसने आज तक भूप सिंह को इतनी मीठी जुबान में उससे बातें करते नहीं सुना था। आज अचानक से सूरज देवता अपनी राह तो नहीं बदल लिए? कोनो बात तो जरूर है। तुम्हारे छोरे को फुर्सत नहीं है। ये नहीं होता कि कभी कभार धन्नो को कहीं घुमाने ले जाए। बस सारा दिन अपने दोस्तों के साथ बगीचे में बैठा मटरगश्ती करता रहता है। हर रोज आधी रात के बाद घर लौटता है। ये सोचता है माई सो रही है, उसको कैसे पता चलेगा? पर बिटवा, तुम ये बात कम समझोगे। जब औलाद घर ना आए तो दुनिया की कोई भी माई नहीं सो सकती। और ये बेचारी उसकी राह देखते हुए आधी रात तक जागती रहती है। क्या अम्मा, बाबूजी, अब आप इसके सामने हमारी बातें करेंगे? आपके कहने से ब्याह कर लिया, हमसे इससे ज़्यादा कोई और बात की उम्मीद ना रखो। देखो राज सिंह बाबू, तुम जानते हो धन्नो हमें इस घर का वंश देगी, तो अपना ध्यान इधर उधर से हटाकर धन्नो की तरफ दो। 1 साल के भीतर हमारी गोद में हमारा पोता होना चाहिए। ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो। क्या बाबूजी, कैसे बातें कर रहे हो? अभी तो हमारे खेलने खाने के दिन हैं। 2-4 साल के बाद बच्चे के बारे में सोचेंगे। कहकर राज सिंह उठकर बाहर जाने लगा। उसे बाहर जाते देख भूप सिंह ने उससे कहा, कहाँ जा रहे हो? बाबूजी, बस गांव का एक चक्कर लगा कर आ रहे हैं। आप चिंता ना करें, हम किसी से नहीं उलझेंगे। कहकर अपनी जीप स्टार्ट करके तेजी से बाहर निकल गया। सुनो जी,
मैं तो कहती हूँ कि आप कल शकुंतला भूप सिंह से कुछ कहना चाहती थी, पर धन्नो को वहाँ बैठे देख चुप हो गई और बात बदल दी। धन्नो बिटिया, रत्ना कह रही थी कि रात तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ था बिटिया? कुछ नहीं माई, बस सिर में दर्द था। सिर में दर्द था तो रत्ना को कहकर तेल सिर में डलवा लेती। तुमने तो रात से कुछ खाया ही नहीं। तुम कमरे में जाओ, मैं रत्ना से कहती हूँ तुम्हें खाना वहीं दे जाएगी, और नीचे आने की कोनो जरूरत नहीं है। राज सिंह की खातिर देर तक जागती रहती हो, इसी वजह से सिर में दर्द हो रहा होगा। शकुंतला की बात सुनकर धन्नो अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही शकुंतला ने भूप सिंह से कहा, सुनो जी, ये तो तुम भी जानो हो कि राज सिंह रंगीन मिजाज का छोरा है, पर ऐसा कब तक चलेगा? अब समय आ गया है कि उस पर गृहस्थी की जिम्मेदारी डाली जाए। ऐसे तो मानेगा नहीं। मदन से कहो कल वैद्य जी को लिवाकर हवेली ले आए। वैद्य जी का अब इन सब में क्या काम है? अब तुमको भी एक एक बात समझानी पड़ेगी। एक पुड़िया बनवानी है, राज सिंह को दूध में घोल कर पिला देंगे। भगवान ने चाहा तो साल भर के भीतर हमारी गोद में पोता होगा। कहकर शकुंतला हंसने लगी। साल भर के भीतर? कोई जादू की छड़ी है ससुरे वैद्य के पास जो पुड़िया देते ही काम हो जाएगा? वैसे जो भी करो सोच समझ कर करना, ऐसा ना हो कि कुछ उलट सुलट हो जाए। आप चिंता ना करो जी, आजमाई हुई चीज है। अपने लल्लन को खिलाई थी, देख लो, साल भर के भीतर जुड़वा बच्चे हो गए। लल्लन तुम्हारा भाई? उसको वैद्य जी की पुड़िया खिलाई थी? मुझे तो पहले तुमने नहीं बताया ये बात। अजी छोड़ो ना, आदमी लोगों के मतलब की बातें नहीं है। मेरी अम्मा ने पुड़िया मंगवाई थी, चुपचाप उसके दूध में मिलाकर उसे पिला दी। तुम और तुम्हारी अम्मा फिर कुछ सोचते हुए कहने लगी, ऐसी बात है तो इस काम के लिए हवेली में बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं कल खुद जाकर उनसे मिलता हूँ। तुम्हें पता है दीवारों के भी कान होते हैं। कहीं राज सिंह ने वैद्य जी के आने का कारण पूछ लिया तो तुम क्या कहोगी? राज सिंह के बापू, तुम चिंता मत करो, हमने सब सोच कर रखा है। अगर उसने ऐसा कुछ पूछा तो कह देंगे तुम्हारे बापू के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, इसलिए वैद्य जी को बुलाया है। कहकर शकुंतला हंसने लगी। हमारे पेट में मरोड़? कहते हुए भूप सिंह अपनी पत्नी की बात पर ठहाका लगाकर हंसने लगे। वैसे तुम्हारा भी जवाब नहीं, राज सिंह की अम्मा। हम तो तुमको सीधी सादी समझते थे, तुम तो बहुत शातिर निकली। देखो जी, बच्चा जब हाथ से निकलने लगे तो उसकी नाक में नकेल तो डालनी ही पड़ती है। अब तुम तो जानो हो राज सिंह को किसी के हाथ आने से रहा। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। उसके रंगीन मिजाज को हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं। धन्नो से तो उसका ब्याह नाम का है। मैंने तो उसे कभी धन्नो से हंसते बोलते नहीं देखा। गरीब घर की छोरी है, इसलिए सब कुछ सहन कर रही है। पर कब तक? एक बार बच्चा गोद में आ गया तो मैं दोनों की तरफ से निश्चिंत हो जाऊंगी। तुम ठीक कह रही हो शकुंतला, बच्चे कम हो, बड़े बड़ों को सही रास्ते पर ले आता है। राज सिंह के बापू, कह तो तुम सही रहे हो। तुमने भी राज सिंह के पैदा होने के बाद उस चुड़ैल नचनिया से नाता तोड़ा था। राज सिंह की माँ, काहे पिछली बातें खोल कर बैठ रही हो? उसके बाद तुम्हारे सिवाय हमने किसी औरत को आंख उठाकर भी नहीं देखा। रहने दो राज सिंह के बापू, अब मेरे सामने तो ये नाटक मत करो। किसी की तरफ आंख उठाकर देखते तो उसके साथ तुम्हारे भी आंखें फोड़ देती। बात आगे बढ़ती देख भूप सिंह पंचायत घर जाने के बहाने से वहां से उठकर चलने लगा। पंचायत घर पहुंचते ही भूप सिंह ने मदन को वैद्य जी को बुलाने के लिए उसके घर भेज दिया। वहां पहुंचकर मदन को पता चला कि उनके ससुर गुजर गए हैं और वो कुछ दिन के बाद ही गांव आएंगे। मदन ने वापस आकर जब ये बात भूप सिंह को बताई तो वो अपना माथा पकड़कर बैठ गए। मदन, आस पड़ोस में से पूछना तो था कि कौन से गांव में उनका ससुराल है, उनको वहीं से जाकर उठा कर ले आते। मालिक पूछा था, पर किसी को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आजकल कोनो काम सही से नहीं हो रहा है। अब जाकर शकुंतला से क्या कहेंगे? भूप सिंह सोचने लगे। सावन का महीना शुरू हो चुका था। हर जगह बस हरियाली ही हरियाली थी। बागों में गुंजन करते भंवरे और आम के पेड़ों पर बैठी कोयल की मधुर ध्वनि
बारिश की टिप टिप करती बूंदें धरती पर जब गिरती हैं तो एक सौंधी सी उठती हुई महक सभी का मन मोह रही थी। शकुंतला ने हवेली के पीछे बगीचे में झूले डलवा दिए। आस पड़ोस की औरतें झूले झूलते हुए सावन के गीत गाने जा रही थी। धन्नो की ब्याह के बाद पहली तीज थी। रत्ना ताजी मेहंदी पीसकर धन्नो के हाथों में लगा दी। सुबह उठकर धन्नो जैसे ही शकुंतला के पास गई तो उसने धन्नो से कहा, आज उनके मायके से उनकी भावज और भाई सिंधारा लेकर आ रहे हैं, तुम अच्छे से तैयार होकर रहना। जी माई, ठीक है। और बिटिया, एक बार रसोई घर में देख लेना, रत्ना को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो भंडार घर से निकाल कर दे देना। ठीक है माई, आप चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूँगी। वो जैसे ही उनके कमरे से बाहर जाने लगी, शकुंतला ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई, राज सिंह उठ गया या अभी सो रहा है? माई, अभी तो वो सो रहे हैं, उसने पीछे मुड़कर कहा। अच्छा, पहले खुद तैयार हो जा, फिर उसे भी बता दे कि मामा मामी सिंझारा लेकर आ रहे हैं। ठीक है माई, मैं उन्हें बोल दूंगी, उसने धीरे से कहा। धन्नो, तू ठीक तो है? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? राज सिंह से झगड़ा हुआ है क्या? उसके चेहरे पर छाई उदासी को देखकर उसने कहा, नहीं माई, ऐसी कोई बात नहीं है। इधर आ मेरे पास, मैं समझ गई तुझे मायके की याद सता रही है। तेरा भी तो पहला सावन है, तू चिंता मत कर। कल पूजा के बाद तुझे मायके भिजवा दूंगी। बहन के संग मिलकर खूब झूला झूलना। जा, अब जल्दी से रत्ना से जाकर पूछ ले, कुछ चाहिए तो नहीं। शकुंतला के कहने पर धन्नो रसोई घर की चौखट पर जाकर खड़ी हो गई। रसोई घर में तरह तरह के पकवान बनने की खुशबू आ रही थी। बसंती को वहां काम करते देख उसका मन कसैला हो गया। क्या हुआ बिटिया, कुछ चाहिए था? धन्नो को रसोई घर के दरवाजे पर खड़े हुए देखकर रत्ना ने कहा, नहीं काकी, कुछ नहीं चाहिए। माई ने कहा है कि आपसे पूछ लूं कि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो भंडार घर से निकाल दूं। नहीं बिटिया, अभी तो कुछ नहीं चाहिए। हमारी मदद की ज़रूरत है तो बताइए, आपका हाथ बटा देती हूँ। नहीं बिटिया, बसंती है ना हमारे पास, तुम जाकर तैयार हो जाओ, मेहमान आने ही वाले होंगे। ए धन्नो, तेरे घर से कौन आ रहा है सिंझारा लेकर? वो तुम्हारी बहन या पप्पू? कहकर वो हंसने लगी। चुप कर बेशरम, नाम काहे लेती है? छोटी मालकिन कहकर बुलाया कर। छोटी मालकिन कहते हुए बसंती मुंह बिचकाने लगी। बसंती की बात सुनी अनसुनी करके धन्नो वहां से चली गई। शकुंतला के मायके से उनके भाई भावज मेहंदी बिंदी पायल सबके लिए कपड़े, सोने का हार, मिठाई के थाल भर भर कर लाई। धन्नो को सोने के झुमके, साड़ी और राज सिंह को सोने की घड़ी उपहार में दी। दोपहर से लेकर शाम तक खाना पीना चलता रहा। शाम होने की को थी, शकुंतला के भाई लल्लन हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब आज्ञा दे जीजी, घर पहुंचते पहुंचते तो रात हो जाएगी। पूरा दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। फिर राज सिंह की तरफ देखते हुए कहा, अपनी दुल्हनिया को लेकर कब आ रहे हो? 2-4 रोज के लिए आ जाओ, खूब महफिल जमाएंगे। क्यों दीदी, कब भेज रही हो बहू और बेटे को? अम्मा भी नाराज हो रही थी, कह रही थी जब से छोरे का ब्याह किया है एक बार भी नहीं आई, अब तो घर संभालने वाली आ गई है, अब क्या परेशानी है? भैया, अम्मा की बात तो तुम रहने ही दो। अभी तो धन्नो बच्ची है, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी उस पर नहीं छोड़ सकती हूँ। अभी तो कल पूजा के बाद धन्नो को उसके मायके भेज रही हूँ। 2-4 दिन वहाँ रहकर आ जाए, फिर मैं भी चक्कर लगा लूँगी। ठीक है जीजी, पर अकेले नहीं आना, जीजा जी और बच्चों को भी साथ में लेकर आना। कमला, अपने जीजा जी से खुद ही पूछ लो, मेरे साथ चलेंगे? बोप सिंह जो अभी तक चुपचाप खड़े सभी की बातें सुन रहे थे, कहने लगे, इतने प्यार से सलहेज नौता दे रही है तो काहे नहीं आएंगे? उनकी बात सुनकर सभी हंसने लगे। चले, तो बहुत देर हो गई है, आज्ञा दीजिए जीजी, फिर मिलते हैं। उसी समय शकुंतला ने अपने भाई और भावज के हाथ में मिठाई और कपड़े थमा दिए। क्या जीजी, आप तो उल्टा चलन करती हो। अम्मा को पता चला कि बहन के घर से इतना सारा सामान लेकर आए हैं तो गुस्सा करेंगी, कमला ने उनसे कहा। कमला, अम्मा कुछ कहे तो मुझसे बात करवा देना।
और लल्लन तो मेरा छोटा भाई है, इतना हक तो बनता है मेरा। क्यों जी, सही कह रही हूं ना मैं? भूप सिंह की तरफ देखते हुए शकुंतला ने कहा। भूप सिंह ने सिर हिलाकर शकुंतला की बात पर अपनी सहमति दे दी। बात जहां उनके ससुराल की होती थी, वो अक्सर चुप ही रहते थे। मेहमानों के जाते ही शकुंतला अपने कमरे में आराम करने चली गई और भूप सिंह भी अपनी पत्नी के पीछे पीछे उनके साथ हो लिए। राज सिंह ने जीप निकाली और हवेली के बाहर चला गया। सुबह से जहां हवेली में हलचल और शोरगुल था, एकाएक सन्नाटा पसर गया था। धन्नो अपने कमरे में ना जाकर सीधे छत पर चली गई। आसमान में बादल छाए हुए थे। दूर कहीं आम के पेड़ पर बैठी हुई कोयल की कूक उस सन्नाटे में एक मधुरता पैदा कर रही थी। उमड़ घुमड़ कर बादल आसमान में चले आ रहे थे। बिजली की गर्जना के साथ तेज बारिश शुरू हो गई थी। ठंडी ठंडी बूंदें उसके तन और मन दोनों को भिगोने लगी। कुछ देर यूं ही खड़ी रहने के बाद वो नीचे अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही धन्नो की कपकपी छूटने लगी। सिर से लेकर पैरों तक वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। फटाफट गीले कपड़े बदलकर कमरे की खिड़की खोलकर खड़ी हो गई। बारिश की बूंदों के साथ ताजी हवा का झोंका उसके चेहरे को छूकर चला गया। वह आसमान से टपकती हुई एक एक बूंद को देखती रही। अपना हाथ खिड़की से बाहर निकालकर बारिश के पानी को अपनी अंजुली में भरने लगी। ऐसा करते ही अनायास से उसकी आंखें भीग गई और अपना बचपन उसे याद आने लगा। सावन का महीना शुरू होते ही बापू अम्मा की पुरानी साड़ी लेकर नीम की डाली पर झूला डाल देते और वह गहना को गोद में उठाए दिन भर झूला झूलती रहती थी। जैसे जैसे तीज का दिन नजदीक आता, अम्मा की आंखें ड्योढ़ी पर लगी रहती। मायके से नाता तोड़ देने के बाद भी अम्मा मायके के सिंझारे की आस लगाए बैठी रहती थी। गांव की पगडंडियों पर उगे हुए मेहंदी के पौधों से पत्तियां तोड़कर सिलबट्टे पर पीसकर उसके हाथ दोनों हाथों को लीप देती और अपनी हथेली पर गोला बनाकर मुट्ठी बंद कर लेती। मेहंदी सूखते ही वह जोर जोर से रोने लगती। अम्मा, ये क्या कर दिया? मेरे हाथ कितने भद्दे लग रहे हैं। गहना तो मेहंदी की महक से ही दूर भागती थी। वो समझती थी धन्नो के हाथों में गोबर लगा कर बैठी है। शाम होते ही अम्मा आंगन को गोबर से लीप कर मिट्टी की मूर्तियां बनाकर पूजा करती और वह हाथ जोड़कर वहीं बैठी रहती, यह सोचकर कि पूजा में चढ़ाए गए फल उसे खाने को मिलेंगे। पूजा के बाद वह गहना के साथ झूला झूलती रहती और अम्मा सत्तू के बनाए लड्डू हम दोनों को अपने हाथों से खिलाते हुए तब तक गीत गाती रहती जब तक बापू बीच में आकर नहीं टोकते। रात होने को है, अब झूला झूलना बंद करो। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक के लिए